बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सेहत सब के लिए और मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर शुमाइला गफ़ार। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम दिल की बीमारियों के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हर रोज़ आपने देखा होगा कि कोई ना कोई ऐसा शख्स होता है जिसको दिल का दौरा पड़ता है, या कोई शख्स ऐसा भी होता है जो कि फालिज की वजह से माजूर हो जाता है। बहुत सारे लोगों की टांगें या उंगलियाँ काट दी जाती हैं शुगर हाई होने की वजह से, और ये सब कुछ हमारे सामने हो रहा होता है, फिर भी हमने अपनी आंखें बंद की होती हैं ये सोचकर कि ऐसा हमारे साथ कभी भी नहीं होगा। लेकिन कब तक ऐसा चलेगा? तब तक जब एक दिन आपको खुद दिल का दौरा पड़ता है और फिर आप खुद मरीज़ बनकर डॉक्टर के ऑफिस में मौजूद होते हैं और आपके टेस्ट ठीक नहीं आते। हमारे प्रोग्राम का मकसद है कि हम वक्त से बहुत पहले आपकी तवज्जो आपकी सेहत की तरफ मबजूल कराएं, और इस कोशिश में हमारा साथ देते हैं मेजर जनरल रिटायर्ड अज़हर महमूद कियानी साहब, जो कि एक जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं, बहुत अरसे से तिब के शोबे से मुंसलिक हैं, AFIC को कमांड किया, RSC के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी रहे। ही वॉज ऑल्सो पर्सनल फिजिशियन टू द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू जी, बहुत बहुत कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, जिस तरह कि मैंने कहा कि हम लोग अपनी सेहत को बहुत ज़्यादा निगलेक्ट करते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप ये बताएं, क्योंकि आप 40 साल से भी ज़ायद अरसे से तिब के शोबे से मुंसलिक हैं, तो आपने बहुत सारे पेशेंट्स को ठीक होकर घर जाते हुए देखा होगा। लेकिन घर जाने के बाद वो ऐसी क्या गलती करते हैं जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं? वो जब ठीक होके घर जाते हैं, जब एक दफ़ा हार्ट अटैक होता है, एक झटका लगता है, तो उस वक्त तो महसूस करते हैं कि वो अभी नॉर्मल से अब नॉर्मल हो गए हैं, और बड़ा बड़ा सख्त किस्म का झटका उन्हें होता है, जहनी तौर पे भी और जिस्मानी तौर पे भी, और डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। फिर उन्हें बताया जाता है कि नहीं आप ठीक है, और फिर आप मेडिसिन खा के, और चाहे उनकी एंजियोप्लास्टी हुई हो या इंजेक्शन लगे हो, कि अब आप ठीक हो जाएंगे और आपको इतने हफ्ते लगेंगे ठीक होने में, फिर आप अपनी रूटीन एक्टिविटी जो रोज़ाना रोज़मर्रा के काम है उसकी काबिल हो जाएंगे और ये शुरू कर देंगे। लेकिन जो ही वो रोज़मर्रा के काम में मशगूल होते हैं और उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं होती, वो परहेज़ भी छोड़ देते हैं और दवाई भी छोड़ देते हैं। और उस टाइम हमारे पास आते हैं जब दूसरा हार्ट अटैक हो गया हो, या पहले हार्ट अटैक की वजह से उन्हें कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई हो, हार्ट फेलियर हो गया, कोई रिदम ख़राब हो गया, फिर जाके गड़बड़ होती है, या टेस्ट ख़राब हो गए। देखिए अभी सबसे अलार्मिंग चीज़ ये है कि मैंने पिछले हफ्ते में कोई 8 से 10 मरीज ऐसे देखे हैं जिनकी उम्र 35 से 40 साल की थी, और वो हार्ट अटैक के साथ। अच्छा। और वो जब हमने उनकी एंजियोग्राफी की, तो एंजियोग्राफी में तीनों की तीनों नालियां उनकी जो है वो बंद थी, और उनके एक को स्टेंट डाला, 2 को स्टेज किया कि 4 हफ्ते के बाद दोबारा डालेंगे या देखेंगे डालने की ज़रूरत है कि नहीं है, और कुछ को जो है वो बाईपास की ज़रूरत थी। होता ये है कि वो कहते हैं जी क्यों ये ज़्यादा हो रहा है? वो इसलिए ज़्यादा हो रहा है, एक तो हमारी जो ग़िज़ा है उसका बड़ा रोल है, हमारी बहुत ज़्यादा चिकनाई वाली और डीप फ्राइड ग़िज़ा है। जो सबसे दूसरा जो रोल है वो फिज़िकल इनएक्टिविटी ना होने, यानी चलना फिरना है ही नहीं है, वर्जिश नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है, काम के जाने के लिए बहाना भी बनता है चलने का, तो मोटर बाइक या गाड़ी इस्तेमाल कर लेते हैं, पैदल नहीं चलते। पैदल चलने से एक्टिविटी होती है, दिल की नालियाँ जो बंद होने से रुकती हैं, अगर बंद हो तो उनको दूसरा रास्ता कोलेट्रल जो डेवलप होते हैं उससे आप बच जाते हैं, और कई दफ़ा जो उसकी कंडीशनिंग ऐसी हो जाती है कि जो प्रोग्रेशन है वो कम होती है। ज़्यादातर जो यंग पेशेंट हैं उनकी जब नालियाँ बंद होती हैं तो कई दफ़ा इतनी टाइट बंद नहीं होती, जब उनके क्लॉट बन जाता है किसी गलत खुराक की वजह से, ज़्यादा चिकनाई खाने की वजह से, वो क्लॉट जब बैठता है तो नाली को 100% बंद करके हार्ट अटैक करता है, और उस हार्ट अटैक से हम बच सकते हैं बशर्ते कि हम अपनी खुराक को ठीक रखें, वर्जिश अपनी ठीक रखें, और जब भी आपको तकलीफ हो फौरन अपने डॉक्टर के पास, डॉक्टर मीन्स जो स्पेशलिस्ट है जो आपकी बीमारी को समझता है। यहाँ पर कॉलर है, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? सिकंदर बोल रहा हूँ हैदराबाद से। जी, सवाल पूछिएगा। मेरी एज है 89 जी। 2003 में ये एंजियोग्राफी की हुई थी। अच्छा। एक स्टेंट डाला हुआ है। ठीक है। मेरा ब्लड प्रेशर भी है 135/70। और ये मुझे नमनेस बहुत है टांगों में। अच्छा ठीक है, कब से हो रही है? शुगर थी रिवर्स हो गई है, फिर भी मैं प्री डायबिटिक हूँ, फिर भी अच्छा केयर करता हूँ, दवाई नहीं खाता हूँ। अच्छा, विटामिन B12 वगैरह के लेवल्स चेक हुए हैं आपके? और शुगर आप कह रहे हैं ठीक हो गई है अब आपकी? न, शुगर अभी वही है, रिवर्स हो गई है। अच्छा ठीक है, लेकिन कोई और टेस्ट भी हुए हैं आपके? विटामिन B12 के लेवल्स ठीक है? कोलेस्ट्रॉल हुए हैं। अच्छा ठीक है। टोटल कोलेस्ट्रॉल है 450। अच्छा ठीक है। और HDL है 54। अच्छा। LDL है 48। और ट्राइग्लिसराइड है 35। वॉक वगैरह करते हैं आप? वॉक करता हूँ, लेकिन
ये नंबनेस इतनी है टांगों में, चल नहीं सकता। अच्छा ठीक है, इसके दीवारों को अलावा भी पकड़ कोई, पकड़ के चलता हूँ। हाँ इसके अलावा भी कोई मसला हो रहा है, यानी थकन महसूस होना या सांस चढ़ना? नहीं होती वैसे, कुछ नहीं होता। अच्छा ठीक है कोई सर, आप मसला कुछ नहीं। पूछना एक चाहेंगे? घंटा आधा घंटा सुबह शाम करता हूँ, लेकिन पकड़ पकड़ के टांगों में दर्द है, बिल्कुल सुन है। दवाई कौन सी बिल्कुल खा सुन है। ठीक है, दवाइयाँ कौन सी वर्टाइगो खा भी रहे हैं है, आप? वर्टाइगो भी है। अच्छा वर्टाइगो भी हो रहा है आपको, ठीक है। जी, जी, जी। दवाइयाँ कौन सी खा रहे हैं? दवाई अभी ये जो ब्लड प्रेशर गोली खा रहे हैं, नाम अच्छा दे। नाम आपको पता है? इजी डे खा रहे हैं, ठीक है। नॉर्मस खा रहे हैं, ठीक और है। एस्कार्ड खा रहे हैं, ठीक है बस ठीक है। रोज भी खा रहे हैं। ठीक उन्हें है पूछे कि कोलेस्ट्रॉल 490 है या टोटल कोलेस्ट्रॉल 490 है? जी। टोटल लिपिड 490। टोटल 490 है। अच्छा ठीक। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी सर, ये 89 माशाल्लाह इनकी एज है, और ये कह रहे हैं कि चलते फिरते भी हैं माशाल्लाह ये, लेकिन थोड़ी सी इनको टांगों में नमनेस हो रही है। हाँ ये आई थिंक टांगों में नमनेस 89 की एज पे ये कुछ भी नहीं है। जी ये एज रिलेटेड इश्यूज होते हैं। कई दफ़ा होता है कि टांगों में न्यूरोपैथी, ओल्ड एज न्यूरोपैथी होती है। शुगर भी इन्हें है और शुगर की वजह से न्यूरोपैथी हो सकती है। कई दफ़ा इनके मोरों में प्रॉब्लम होता है, कमर के मोरों में, और मोरों में नाड़ें दब जाती हैं, जिसे हम स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं। उन नाड़ों के दबने की वजह से नमनेस होती है, और कई दफ़ा ओल्डर रिलेटेड। लेकिन माशाल्लाह 89 में ये फिट है, मेडिसिन खा रहे हैं, बाकी चीज़ें ठीक ठाक है। आपकी बात ठीक थी कि कोई ना कोई वाटरमेलन वगैरह ज़रूर लें। और दूसरा ये है कि जब इस एज में आप हों तो बड़ा ज़रूरी है कि आपकी वॉक और आपका चलना फिरना वो ठीक रहना चाहिए। कम से कम जिस भी स्पीड से चले, आधा घंटा कोशिश करें चल लिया करें, थोड़ी बहुत वर्जिश हो जाए करे, और जब बैठ के उठें तो आराम से उठें, क्योंकि बैठ के उठने से चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। वर्टाइगो का इन्होंने बताया कि मुझे चक्कर होता है। वर्टाइगो ये होता है कि अगर आप बैठे हुए हों या बिस्तर पे लेटे हुए हैं या करवट लें तो आपको चक्कर आने शुरू हो जाए, ऐसे लगे जैसे कमरा घूम रहा है, और कई दफ़ा मतली और कै वगैरह भी आ जाती है। इस तरह का वर्टाइगो हो तो वो ओकेजनली हो जाता है, तो एक दफ़ा डॉक्टर साहब से चेक करवा ले। लेकिन उसकी चंद दवाइयाँ हैं वर्टाइगो की, वो अगर आप 2 से 4 हफ्ते ले तो वर्टाइगो आपका ठीक हो जाता है। और इस एज पे वर्टाइगो होता रहो। तो इस एज पे जो चक्कर आते हैं वो भी हमेशा मोरों की सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की वजह से आते हैं, यानी गर्दन के मोरे हैं वो तंग हो गए इस उम्र पे, थोड़ी सी आपने गर्दन दाएं या बाएं की या ऊपर या नीचे देखा तो चक्कर आने शुरू हो गए। तो हमेशा कोशिश करें कि गर्दन को सीधा रखें, और रात को सोते वक्त पतला तकिया इस्तेमाल करें, ऊंचा तकिया, बड़ा तकिया इस्तेमाल ना करें, आपके चक्कर काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। मेरी आपको ये एडवाइस है कि वाइटामिन वगैरह का इस्तेमाल करें, और डेली वाइटामिन का इस्तेमाल करें, टांगों का मालिश करें, और कम से कम आधा घंटा अपनी स्पीड पे, जो आपको कंफर्टेबल स्पीड लगती है, उस पर वॉक कर लिया करें। अच्छा बिल्कुल, ये बड़ी माशाल्लाह इनकी इतनी एज है और इस पे ये वॉक भी कर रहे हैं, और बड़ी इनकी आवाज़ भी फ्रेश थी। विश कि मैं 89 पे ऐसे हूँ। माशाल्लाह जी, बिल्कुल मैं ये माशाल्लाह कहने बहुत- वाली थी बहुत कि अच्छे। ये तो यंग लोगों से ज़्यादा माशाल्लाह फिट लग रहे थे। और आजकल ये थोड़ा सा प्रॉब्लम बता रही है तो कुछ भी नहीं है आजकल, जिस तरह कि आप बता रहे हैं कि यंग लोगों को दिल के मसाइल हो रहे हैं, शुगर हो रही है। अच्छा सर, मज़े की बात ये थी कि इन्होंने अपनी शुगर भी रिवर्स कर ली है। और शुगर बेसिकली कंट्रोल, आई थिंक डाइट का बड़ा रोल है। देखिए बहुत सारी बीमारियों का कंट्रोल मरीज के हाथ में होता है। सही, जहाँ और पे ये अपनी उसकी खुराक perfect में, example जहाँ पे है। अपने खुराक में परहेज करेगा, उसकी शुगर कई दफ़ा दवाई के बगैर कंट्रोल हो जाती है, जी। कई दफ़ा इंसुलिन लगानी नहीं पड़ती। वो तो आप पे है कि आप कितनी बेहतियाती करती है, उसी हिसाब से आपकी इंसुलिन की डोज बढ़ती है, उसी हिसाब से आपकी दवाइयों की खुराक बढ़ती है, इस हिसाब से आपकी दवाइयाँ बढ़ती चली जाती हैं। वो मरीज जो डिसिप्लिन है, अपनी खुराक सही इस्तेमाल करता है, उसमें बेहतियाती नहीं करता, चिकनाई ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता, शुगर ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता, टाइम पे दवाई लेता है, वो बहुत ही कंट्रोल में रहता है, उसे बहुत कम मसले होते हैं। मैंने वही वाले मरीज देखे जो डिसिप्लिन्ड है, अच्छे हैं, जिनको बता दिया है कि ये आप कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, कोशिश करें कि ये ना करें, वो उस पर अमल करते हैं और उनकी तबीयत ठीक रहती है। और ये एक उनकी एक एग्जाम्पल है। इन्होंने एक और बताया था कि मेरा कोलेस्ट्रॉल, टोटल कोलेस्ट्रॉल 490 है, तो वो ठीक है। जैसे ट्राइग्लिसराइड और LDL बता रहे हैं वो नॉर्मल रेंज में, इसलिए कोई इन्हें फिक्र करने वाली कोई बात नहीं। मुझे नहीं लगता जनाब आपको अगले 11 साल कुछ होगा इंशाल्लाह। ठीक है सर, और दूसरा जिस तरह कि आपने कहा कि एक तो दवाइयों की वजह से हो सकता है, पोस्चरल हाइपोटेंशन हो सकती है, फिर आपने इनको ये भी बताया कि एकदम से ना उठें बल्कि टाइम लें, और जिस तरह कि हम हमेशा से बताते हैं कि ओल्ड एज में जो मैकेनिज्म्स हैं वो थोड़े स्लो हो जाते हैं, तो इसमें फॉल्स वगैरह का बहुत ख़तरा होता है, तो ये भी इन्होंने उस हवाले से भी एहतियात करनी है। ये बताइएगा कि ये दिल की बीमारियां जो हैं ये मर्दों में क्यों बहुत ज़्यादा हैं,
ख़वातीन में इस कदर नहीं है, तो क्या ख़वातीन खुश ज़्यादा रहती हैं या मर्दों को तंग ज़्यादा करती है? देखें, अभी हम पहले ये सोचते थे कि इसमें हार्मोन्स का बड़ा रोल है। अच्छा। एंड्रोजन्स का जो मेल हार्मोन्स हैं उसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस डिजीज़ ज़्यादा होती है, और उसमें से मेल जो है मर्द हजरात को पहले दिन से ही एहतियात शुरू कर देनी चाहिए, और स्पेशली एशिया में रहने वाले, पाकिस्तान में रहने वाले जिनकी नालियों का डाया कम है, उनको जल्दी नालियाँ ब्लॉक होती हैं, ज़्यादा कम खाएँ, ज़्यादा एक्सरसाइज करें। यानी एक सेहतमंद खुराक है जिसमें सब्ज़ी फ्रूट का ज़्यादा इस्तेमाल हो, गोश्त का कम इस्तेमाल हो, चिकनाई वाली चीज़ों का कम इस्तेमाल हो, और जहाँ पे आपको मौका मिले पैदल चलने की कोशिश करें, वही आपकी एक्सरसाइज है। जहाँ पे आपको मौका मिले हाथ से काम करने का, वो हाथ से काम करें, सुस्ती और काली ना करें, वो आप फिट रहते हैं। ओवरडू ना करें। कई दफ़ा होता है कि आप कहते हैं जी एक्सरसाइज से करके, तो हम ज़्यादा एक्सरसाइज से करके हम नालियों को खोलने की कोशिश करें। नहीं, वो ठीक है, बॉडी बिल्डर को ज़रूरत है, वेट लिफ्टर को उसकी ज़रूरत है, मैराथन रनर को ज़रूरत है, लेकिन नॉर्मल बंदे को जब भी करना हो तो एक नॉर्मल एक्सरसाइज करे जिसमें उसका पसीना निकले, दिल की धड़कन 120-30 पे चली जाए, जहाँ पे उसकी इतनी सांस जो है वो ख़राब ना हो कि उससे एक फिक्रा ना बोला जा सके, इस हिसाब तक एक्सरसाइज करनी चाहिए। और आदत एक बनानी चाहिए कि रोज़ाना की कि कम से कम 5 दिन हफ्ते में वो आधा घंटा ज़रूर एक्सरसाइज करे, चाहे वो वॉक करे, चाहे वो जिम चला जाए, चाहे वो साइकिल चला ले, चाहे वो स्विमिंग कर ले, किसी किस्म की भी एक्सरसाइज है वो आधा घंटा ज़रूर कर लिया करें। सही। अच्छा सर, आजकल अनफॉर्चुनेटली इस तरह के डॉक्टर्स आ गए हैं इस फील्ड में, जो कि एक उन्होंने नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई है जिसको नेचुरल बाईपास का नाम दिया जा रहा है, और वो कहते हैं कि आप कार्डियक बाईपास करवाने की बजाय नेचुरल बाईपास करवाएं। उसमें वो कोई प्रेशर अप्लाई करते हैं टांगों में और कहते हैं कि 1 महीने तक ये लगातार करना है। तो सर, क्या वाकई नेचुरल बाईपास का कोई साइंटिफिक इसके पीछे कोई रिसर्च है? क्या वाकई इससे अफाका होता है? क्योंकि इसकी बड़ी एडवर्टीजमेंट हो रही है। हाँ, वो एडवर्टीजमेंट, जिस चीज़ की ज़्यादा एडवर्टीजमेंट हो ना, इसका मतलब है कि वो चीज़ ठीक नहीं है। ठीक। जो चीज़ ठीक होती है उसको एडवर्टीजमेंट की ज़रूरत नहीं होती, वो प्रैक्टिस में आ जाती है, इन्वोग होती है। और ये वाला तरीका इलाज आज से 25-30 साल पहले इस पे ऊपर ट्रायल हुआ था कि क्या इसका कोई फ़ायदा है कि नहीं। वो हवा भर के ऊपर से वो प्रेशर दे के कहीं जी क्या नालियों का सर्कुलेशन ठीक होगा कि नहीं, इसका कोई फ़ायदा साइंटिफिकली ये प्रूव नहीं है, और ना इसका कोई फायदा। इस ट्रीटमेंट का जो है ना साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है कि एक मरीज मेरे पास आए और वो कहे मैं यार आपकी नालियां इतनी खराब है, ऊपर से नीचे तक हुई हैं, ना इसके ऊपर बाईपास हो सकता है, ना इसके अंदर स्टेंट डाल सकता है, बस दवाइयां खाए करते रहे, लेकिन दवाइयों के बावजूद उसे पेन होता रहे, तो फिर कहते हैं अच्छा यार एक और तरीका इलाज है, ये भी आजमा लो। अच्छा, ठीक है। प्लेसिबो इफेक्ट जिसे हम कहते हैं, वो वाला है कि चलें इससे साइकोलॉजिकल जो उसका एक एलिमेंट है उसका उससे इफेक्ट होता है, अदरवाइज का कोई फायदा नहीं है। देखिए, इस पे पैसे कमाने का एक जरिया है। एक वो मशीन लगा ली उन्होंने, साथ साथ उन्होंने कहा जी इतने पैसे। देखिए, मरीज जो है ना आपके पास जब आता है तो उसकी कोशिश ये होती है कि मुझे कोई आसान तरीका, ना मुझे स्टेंट डलवाना पड़े, ना मुझे बाईपास करना पड़े, सोखा सा तरीका बताएं जिसमें मैं इलाज कराऊं, और उसे ये लगता है कि मशीन के अंदर घुसेड़ दो, पंप कर दो उसको, हवा भर दो उसे, कोई जी तुम्हारी नालियां खुल गई, वो फ्रॉड है। बिल्कुल साइकोलॉजिकल है, साइकोलॉजिकल उसका इफेक्ट है, साइंटिफिकली वो नालियां नहीं खुलती, ना उसका कोई फायदा। यहाँ पर कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से और सवाल पूछिएगा? जी, पाकपतन से तैयब बात कर रहा हूँ जी, बात करते जाएं, करते जाएं बात। टीवी बंद कर दें। जी जी, सवाल पूछे। सर, ब्लड प्रेशर का भी। ओहो, इनकी कॉल ड्रॉप हो गई है। हम यहाँ पर ये कहना चाहेंगे नाजरीन कि जब आप हमें कॉल करते हैं तो डायरेक्टली हमसे बात किया करें, टीवी मत देखा करें, क्योंकि उससे फिर डिस्टर्बेंस होती है और लाइन भी इनकी ड्रॉप हो गई है। तो हम चाहते हैं कि इस तरह के मसाइल ना हो। सर, हम बात कर रहे थे कि किस तरह से साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होता है मरीज़ पर, और इससे कोई आपका ना दिल ठीक हो सकता है, ना आपकी शरियानें खुल सकती हैं। इसी तरह सर, मैं यहाँ पर ये भी बताना चाहूँगी कि बहुत सारे इस तरह के मशरूब आ गए हैं मार्केट में, और मैंने खुद उनकी एडवर्टीज़मेंट देखी जिसमें वो कह रहे हैं कि आप इलाज करवाने से पहले, डॉक्टर के पास जाने से पहले 1 महीना शर्तिया ये इस्तेमाल करें, और मनी बैक गारंटी है इसकी। अगर आपकी जो दिल की शरियानें खुल ना गई तो आपके सारे पैसे वापस। तो अब मैं सोच रही थी कि देखें, ये 1 महीना इन्होंने पेशेंट को डिले कर दिया। 1 महीने में उसको दिल का दौरा भी पड़ सकता है, 1 महीने में खुदा न खास्ता उसकी जान भी जा सकती है। तो क्या वाकई कोई ऐसे मशरूब है जिनमें ये अदरक डालकर, लहसुन डालकर आप दिल की शरियानें खोल सकते हैं? कोई ऐसा मशरूब नहीं है, कोई ऐसी दवाई अभी तक ईजाद नहीं हुई
जो किसी भी ब्लॉकेज को रिमूव कर सकते हैं, ना एलोपैथी की, ना हर्बल, ना कोई और। ठीक है, इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, अगर इसका नुकसान नहीं है, फ़ायदा नहीं है तो नुकसान भी नहीं ठीक है। ये नॉर्मल हर्ब्स हैं जो रूटीन में हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, उससे हो जाता है। लेकिन एक कानून साजी ये हो जाए कि इस तरह का जो फ्रॉड है और गारंटी और वो नाली ना खुली हो तो फिर उस बंदे की सज़ा हो, हाँ, कि इसको कोर्ट में ले जाएं और इसने ये शर्त लगाई थी कि ये खाएं और लोगों की 1 महीना इसने ये जुर्म किया है कि मरीज को 1 महीना उसका इलाज डिले किया और उसको गलत उम्मीद दी है ऐसे जो कि इसका कोई फायदा नहीं है, ना प्रूवन ना साइंटिफिक है। उसकी जब सजा होगी तो इस तरह के जो ड्रामे हैं वो सारे बंद हो जाएंगे, इस तरह की इश्तारबाजी सारे बंद हो जाएगी, क्वैकरी जो है ये सारी तभी जाके ख़त्म होगी। हमारे यहाँ ये है कि एक तो ये है कि सज़ा कोई नहीं है और लेजिस्लेशन जो है उसमें भी कोई ऐसी कोई Laws चीज़ भी नहीं है इतने सख्त कि नहीं जब है। तक अगर ऐसा कोई चीज़ हो, कोई एडवर्टाइज करता है, टीवी पे करता है, रेडियो पे करता है या प्रिंट मीडिया में करता है और उसमें से उसको अगर देखा जाए कि तुम्हारे पास क्वालिफिकेशन क्या है, क्या तुम ये इश्तार दे सकते हो, क्या तुम दवाई का कर सकते हो, तुम्हें पता है डॉक्टरी का ये बीमारी है क्या, तुम्हें पता है इस बीमारी का कि ये बीमारी है क्या, किस वजह से होता है और किस वजह से ये बीमारी जो है नुकसान पहुंचाती है और कैसे इसका इलाज किया जाता है। जब वो क्वालिफाइड ही नहीं है तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो क्वैकरी क्यों कर रहा है और उसे क्यों इजाज़त है, उसकी एक सज़ा होनी चाहिए। और ये सज़ा ये होनी चाहिए कि कम से कम जो हमारी मेडिकल एसोसिएशन है उन्हें एप्लीकेशन देनी चाहिए। क्वैकरी के अगेंस्ट काफ़ी एक्शन हुआ है, लेकिन ये वाली जो इश्तहारबाजी है, लोगों को गलत गाइड करना, हमारे सादा लोग हैं गलत गाइड करते हैं, लोग चाहते हैं कि आसान इलाज हो जिसमें से मैं जाऊं और बस ये जड़ी बूटियां खाऊं और ठीक हो जाऊं, ऐसी कोई तरीका देखिए, नहीं। एक आप अपनी महीने में दवाइयां कितना पूरी खाएं, नुकसान हो एहतियात करें, साथ में इस तरह के छोटे मोटे टोटके आप करना चाहते हैं तो करें, लेकिन एटलीस्ट जो फायदा है वो दवाई का है जो आपको लेनी चाहिए और अपनी एहतियात करनी मरीज को चाहिए। डॉक्टर के पास जाने से एटलीस्ट मत रोकें मत आप लोग। रोकें। यहाँ पर कॉलर हैं, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात करें? अस्सलाम वालेकुम, रजा बात कर रहा हूँ बहावलपुर से। जी रजा, सवाल पूछेगा। अच्छा मैडम, मुझे ना पैनिक अटैक का इशू है 3 से 4 साल से ना, ठीक है। तो और हार्ट बीट जो है वो मेरी कंट्रोल नहीं रहती, मतलब 100 अबव रहती है, 105 और 107 ऐसे रहती है ना। सही। तो उन्होंने मुझे पहले इंडिराल दी तो इंडिराल में खाता रहा हूँ, उसके बाद मुझे कलान दी, कलान भी मैं खा रहा हूँ, लेकिन हार्ट बीट फिर भी जो है वो मेरी 100 रहती है। अच्छा ठीक है, हर वक्त 100 रहती है? जी हर वक्त तो नहीं रहती, लेकिन अगर कम हो भी जाए तो मेरी 85-90 रहती है। अच्छा। और वो भी मेडिसिन खाने के बाद। अच्छा ठीक है। एज क्या है आपकी? वॉक वगैरह करते हैं आप? नहीं स्मोक नहीं करता, एज मेरी 37 है। अच्छा ठीक है। वेट कितना है आपका? वेट जो है वो मेरा इस टाइम है 92 ठीक और है। हाइट 5.5 है। सही है, ठीक है। ओवर वेट हैं आप। तो ये बताइएगा, कोई और टेस्ट भी हुए हैं आपके, थायराइड वगैरह के कुछ और टेस्ट भी हुए हैं? जी कोलेस्ट्रॉल हुआ था, आज से तो मैंने 3-4 महीने पहले करवाया था, तो उस टाइम जो था ना हाई रिस्क पे था मेरा। अच्छा ठीक है। ये बताइएगा कोई जी साइकोथेरेपी सेशंस भी लिए हैं आपने? नहीं वो इस तरह का तो कुछ भी नहीं लिया मैंने। ईटीटी वगैरह ये वो टेस्ट करवाए थे, वो सब नॉर्मल आए थे, इको करवाई वो नॉर्मल आई थी। सही है। वॉक वगैरह करते हैं आप और तंबाकू नोशी तो नहीं करते? नहीं तम्बाकू नोशी तो नहीं करता मैं, और वॉक जो है वो रेगुलर तो नहीं है लेकिन करता हूँ मैं वॉक। खानदान में दिल की बीमारी है? जी बिल्कुल है, वालिद साहब को भी हार्ट अटैक हुआ था और मतलब हिस्ट्री में है हमारे। ठीक है। शुगर तो नहीं है आपको? नहीं शुगर नहीं है बिल्कुल। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी सर, पैनिक अटैक्स हैं, उसमें इनकी जो पल्स रेट है वो ज़्यादा हो जाती है और कह रहे हैं कि वैसे भी अराउंड 100 होती है। तो आप एक तो ये बता दीजिएगा कि पल्स रेट कितना होता है नॉर्मल और इनमें क्या किया जा सकता है? देखिए इनमें एक तो सबसे ज़्यादा ये है कि इनका वेट ज़्यादा है और दूसरा जो है ये एक्सरसाइज इनके लिए बड़ा ज़रूरी है, कम से कम आधा घंटा डेली ये वॉक करें। और पैनिक करने उन्होंने बताया कि उसमें इनकी पल्स जो है वो ज़्यादा रहती है। नॉर्मली 50 से 90 तक जो है वो नॉर्मल हार्ट रेट होता है, उससे ऊपर हो तो वो ज़्यादा पल्स रेट आपकी ज़्यादा हो जाती है। जो पैनिक अटैक्स वाले हैं, एक तो सबसे पहले इन्हें ये शक निकालना चाहिए कि कहीं इन्हें दिल की तकलीफ तो नहीं। जो बेस लाइन टेस्ट है वो इन्हें करवा लेने चाहिए, जिसमें ब्लड टेस्ट है, सीपी है, शुगर का टेस्ट है, गुर्दों का टेस्ट है, लिपिड प्रोफाइल है, यूरिक एसिड है और साथ साथ एको और ईटीटी एक्सरसाइज टेस्ट है ये करवा लेने चाहिए। अगर ये सारे नॉर्मल आते हैं तो फिर इन्हें चाहिए कि एक साइकेट्रिस्ट जो है उनके साथ सेशन होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि वो कोई इन्हें दवाइयाँ दो, एक साइकोथेरेपी सेशन होगा, एक काउंसलिंग सेशन होगा, उसके साथ हो सकता है इनके जो पैनिक अटैक्स उसमें इन्हें काफ़ी हेल्प मिले। दूसरा, चलने से, वॉक करने से, एक्सरसाइज करने से
इनकी हार्ट की कंडीशनिंग हो जाती है और उनका हार्ट रेट स्लो हो जाता है, कम हो जाता है। इसलिए चलने का और एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल। और आपके इवन पैनिक अटैक्स है वो भी हाँ, काफी हद तक एंजाइटी कम हो भी जाता है। इनकी कंट्रोल हो जाएगी, वजन भी कंट्रोल हो जाएगा, दिल का भी मसला नहीं होगा, बहुत सारे मसाइल वहीं पर ठीक हो जाएंगे। यहाँ पर कॉलर है, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से और सवाल पूछिएगा? जी। मैं मोहम्मद असलम खान अर्ज कर रहा हूँ जी, बखर से। जी, सवाल पूछिए। जी, मुझे ब्लड प्रेशर भी है और मुझे शुगर भी है और मेरी एज 47 ईयर है। अच्छा, ठीक और है। मैं जब HbA1c कराता हूँ तो मेरा 6.4 आता है। सही। और उसके बाद शुगर जो है, जो मैं सुबह फास्टिंग चेक करता हूँ तो 125-26 आती है। ठीक है। तो उसके लिए मैं गेट्रिल 2 mg ले रहा हूँ फर्स्ट टाइम। तो एक तो डॉक्टर साहब कियानी साहब से ये गुजारिश है कि जो ये रहनुमाई पर मैं क्या मुझे इंसुलिन पे जाना चाहिए। ठीक है। मेरे जिस्म में वीकनेस बहुत ज्यादा है और ब्लड प्रेशर मेरा तकरीबन नॉर्मल रहता है, 120-80 रहता है। वाल्टिक में 40 mg लेता हूँ। अच्छा, आप बखर से हैं तो वजन तो ज्यादा नहीं है आपका कहीं? वजन मेरा तकरीबन है जी 93 है। अच्छा, ठीक है। हाइट कितनी है आपकी? हाइट मेरी जो है ना जी वो तकरीबन 5 फुट 8 इंच है। अच्छा, ठीक है। वॉक वगैरह करते हैं आप? जी, वॉक मैं करता हूँ मैडम, थोड़ी कर पाता हूँ, आधा किलोमीटर ज्यादा ज्यादा। अच्छा, ठीक है। उसकी क्या वजह है? सांस वगैरह तो नहीं फूलना शुरू हो जाता? कोई दर्द वगैरह तो नहीं आता? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो सांस नहीं फूलता, बस कमजोरी इतनी होती है कि मुझसे चला नहीं जाता। अच्छा, ठीक है। खून के टेस्ट हुए हैं आपके? जी, मैं खून के टेस्ट करवाता रहता हूँ, लिपिड प्रोफाइल भी मैंने करवाई है जी। हाँ, HB तो लो नहीं है। और लिपिड प्रोफाइल में क्या आया था? HB मैडम ठीक है और लिपिड प्रोफाइल में अब मुझे इतने ज्यादा ठीक है। गुर्दे के टेस्ट ठीक है? गुर्दे के टेस्ट ठीक है आपके? जी, 1-2 मरतबा मैंने गुर्दे के टेस्ट मुल्तान किडनी डिजीज सेंटर से जो है ना करवाए थे, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह ठीक थे जी। अच्छा, खानदान में किसी को दिल का मसला है? नहीं, दिल का कोई मसला नहीं। अच्छा, ठीक है। स्मोकिंग तो नहीं करते? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी कुछ। चलें, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी सर। हाँ, आई थिंक बहुत अच्छे कर से थे और काफ़ी एजुकेटेड पेशेंट है। मैंने अपने HbA1c का भी पता है, अपनी ब्लड शुगर का भी पता है, बाकी चीज़ों का भी बड़ा पता अच्छा है। इन्होंने हाँ, history अच्छा, दी इनका है सवाल हमें। अच्छा था। एक तो ये है कि इनका HbA1c बहुत अच्छा है और 6.4 है, 6 से उसके नज़दीक रहना चाहिए। ठीक है। 125 थोड़ी सी फास्टिंग वाली शुगर हल्की सी ऊपर है, लिपिड प्रोफाइल ठीक है। वेट इनका थोड़ा सा ज़्यादा है, वेट इन्हें कम करना चाहिए। रेगुलर आई थिंक आधा घंटा डेली एक्सरसाइज हो, डेली नहीं तो हफ्ते में 5 दिन एक्सरसाइज हो। और इन्हें इंसुलिन जाने की कोई ज़रूरत नहीं, वेट रिड्यूस करें। अगर वेट इनका नहीं रिड्यूस होता तो इंसुलिन इसके साथ जो मेडिसिन गेट्रिल के साथ जो है वो मेटफॉर्मिन यानी ग्लूकोफेज वगैरह वो शुरू कर दें, उससे वो वेट में भी हेल्प कर देगी हेल्प इनको। करेगी और जो इनका HbA1c वो भी ठीक होगा और फास्टिंग शुगर है वो भी ठीक होगी। बाकी चीज़ें ये ठीक कर रहे हैं। उन्हें चाहिए कि साल में एक दफ़ा अपनी ETT ज़रूर करवा लिया करें और एक एको ज़रूर करवा लिया करें। और यूरिन में जो स्पेशली किडनी की टेस्ट है, यूरिया क्रेटिनिन और 24 आवर यूरिनरी प्रोटीन जो है वो ज़रूर, एल्ब्यूमिन यूरिया ये ज़रूर करवा लेनी चाहिए। बाकी ये लगता है कि इंशाल्लाह अगर इन्होंने इसी हिसाब से अपनी शुगर कंट्रोल करके रखी, एक्सरसाइज रखी और इसी तरह ये उसी में कॉन्शियस रहे अपनी सेहत के बारे में, तो अच्छा इनकी सर, ये चीज़ें बार कंट्रोल बार रहेंगी। ये भी कह रहे थे कि कमजोरी बहुत होती है। कमजोरी देखिए, हमारे यहाँ कमजोरी का ये सिलसिला होता है कि ना चले और कमजोरी ना हो। जब आपके मसल, जब आप चलते नहीं हैं, बाजुओं की एक्सरसाइज, टांगों की एक्सरसाइज नहीं करते, आपके मसल में टोन ही नहीं रहती, आपके मसल डेवलप ही नहीं होते, या वो मसल पट्टे आपके पतले होते चले जाते। जितनी आप एक्सरसाइज करें, पर बेशक 10-15 मिनट की एक्सरसाइज कर लें, स्टैटिक एक्सरसाइज, बाजुओं की एक्सरसाइज, PT ड्रिल टाइप, टांगों की एक्सरसाइज, बैटरिक जो उठ के बैठ के वो जो एक्सरसाइज करने वाली है वो एक्सरसाइज को 10-15 बार जो कर लें आप, तो आपकी मसल्स अपनी जगह पे रहते हैं। वीकनेस तो फील होती है जब आप जिस्म को इस्तेमाल नहीं करते। अब एक 80 साल का बुढ़ा तो कहे एक बंदा जी कि मैं वीकनेस है उसकी, अंडरस्टैंडेबल है कि उसका खाने में शायद कोई कमी हो, विटामिन की कमी हो, उसकी जिस्म में वो जान हो। लेकिन जब जवान बंदा कहे कि मुझे कमजोरी महसूस होती है, इसलिए कि वो नहायत सुस्त और काहिल है, वो एक्सरसाइज ही नहीं करता। सही, तो इनको एक्सरसाइज करनी उसकी चाहिए। कमजोरी का इलाज ये है कि वो एक्सरसाइज करे, अपने आप को एक्टिव करे, फिजिकली एक्टिव करे। किसी विटामिन की लेने की जरूरत नहीं। हमारे विटामिन सबसे ज्यादा पाकिस्तान में इस्तेमाल होते हैं जहां पे जरूरत ही नहीं होती। आप जितने विटामिन की गोली, ताकत की गोली खाते हैं, वो आपके पेशाब में बाहर निकल जाती है, क्योंकि जिस्म बाहर फेंक देता है, जिस्म को उस विटामिन की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर कॉलर है, उनको शामिल विटामिन जो है करते हैं। बहुत ज्यादा होता है। जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं?
सर मैं मोहम्मद इकबाल बोल रहा हूँ और हासलपुर से बोल रहा हूँ। जी, सवाल पूछिएगा। सर जी मेरी उम्र, वालदा की उम्र है 70 साल में। मेरा मैंने किया है डॉक्टर आपकी आवाज़ की हमें समझ नहीं आ रही। है ना, मेरी वालदा है 70 ठीक है, आपकी वालदा को पेस मेकर डला हुआ है, उसकी बैटरी कमजोर है, आप कह रहे हैं? अच्छा, समझ नहीं आ रही, आप दोबारा से कॉल कर लें प्लीज़ हमें, ठीक है। अच्छा सर, हम बहुत सारे फैक्टर्स की बात कर रहे थे कि एक तो वेट का बहुत ज़्यादा रोल है, फिर हमने स्मोकिंग का भी जिक्र किया, फिर बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि आपको अफेक्ट कर देती हैं। तो ये बताइएगा कि जो ये माहौल की आलूदगी है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, तो क्या ये भी हमारी दिल की सेहत को मुतासिर करती है? क्या इस वजह से भी हमारी शरियानें मुतासिर होती हैं? बिल्कुल जी, पोल्यूशन का बहुत ज़्यादा रोल है उसमें। हवा की पोल्यूशन है, शोर की पोल्यूशन है, ये ऐसी पोल्यूशन है जो इफ़ेक्ट करती हैं और आपको पता नहीं चलता। जो फ़ज़ा की आलूदगी है उससे तो बहुत ज़्यादा बीमारियां होती हैं, और उसमें से बंदे को चाहिए, इसलिए कहते हैं कि सुबह सवेरे आपको वॉक करनी चाहिए जब फ़ज़ा ज़रा थोड़ी कंपैरेटिवली साफ़ होती है। शाम के वक्त पूरी फ़ज़ा गंदी हुई होती है, पूरे दिन का धुआं, गाड़ियों का, फैक्ट्रियों का, ये सारे का सारा होता है, और उसमें से आपको वो ऑक्सीजन और सांस लेने में दुश्वारी महसूस होती है जो सुबह सवेरे होते हैं कंपैरेटिवली ज़रा बेहतर होता है, या ओपन जगह हो तो ज़्यादा बेहतर होता है। पोल्यूशन का बहुत बड़ा रोल है, और उसको हम फैक्टर को अब बीच में लेते ही नहीं है, क्योंकि और इतने फैक्टर्स हैं हमारे, और इतने रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको हम कंट्रोल कर लें तो ये शायद हमारे हिसाब से आखिर में आए। दो जो जिनको सांस की बीमारियां हैं, फेफड़ों की बीमारी है, उनके लिए तो पोल्यूशन बहुत ही नुकसानदेह है। जिनको दमा है या जिनको लंग्स की कोई बीमारियां, उनको और ज़्यादा ख़राब कर देती है, उनको ये करने की ज़रूरत है। शोर शराबा जो आपका होता है, शोर शराबे की जो पोल्यूशन है वो आपके दिल के ऊपर भी असर करती है, आपके दिमाग के ऊपर भी असर करती है, और आप हिजान सा पैदा करती है और आपको हमेशा डिस्टर्ब रखती है। तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी है कि ये शोर शराबे वाला जो लोग शोर शराबे या मेन हाईवेज या रोड्स के पास रहते हैं जहाँ हर वक्त शोर रहता है, उनको ज़्यादा बीमारी होती है एज़ कम्पेयर टू वो बंदे जिनके घर जो है मेन रोड से या शोर शराबे से दूर होते हैं। यहाँ पर कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम डॉक्टर साहबा, कैसी हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक अस्सलाम ठाक। डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त। मैं आपका मुसलसल आपको सुन रहा हूँ और देख रहा हूँ। बहुत सर शुक्रिया। मेरे दो क्वेश्चन है। मेरी उम्र है 45 ईयर ओल्ड, ठीक है, ठीक है ना, मुझे शुगर है मुझे, लेकिन मुझे बीपी जो नीचे वाला है वो मुझे लिटिल बिट डिस्टर्ब करता है, वो 90 पे चला जाता है, अच्छा ठीक है, और मेरा वेट भी 90 प्लस है। अच्छा तो ठीक है, पिछले महीने मैंने वो शुगर फ्री वाला चैलेंज जो 14 डेज हम करते हैं वो मैंने किया, तो उससे मेरा जो बीपी है वो नॉर्मल रेंज में आता रहा 14-15 दिन। साथ मैं इजी डे भी लेता हूँ 25 वाले। तो क्या मुझे ये एक तो शुगर वाला ये कंटिन्यू करना चाहिए, या दूसरा ये इजी डे जो है, अब जैसे बीपी मेरा नॉर्मल है पिछले 15 दिन से, तो क्या मुझे इसे क्विट करना चाहिए या इसे साथ साथ लेके चलना चाहिए? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। कोई और पूछना चाहेंगे या बस यही नहीं, सवाल? बस ठीक है, यही बहुत पूछना शुक्रिया, आपने कॉल किया। जी सर। इनका मैं शुगर वाला क्वेश्चन नहीं समझ सका था कि नहीं है इशू शुगर का। जी, मुझे बिल्कुल भी शुगर नहीं। शुगर नहीं है सर इनको। अच्छा ठीक जी है, जी, चलें ठीक है। बहुत ठीक है। शुक्रिया, आपने कॉल किया। जी सर। एक तो ये है कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री मीन कि आपके वालदैन, बहन भाई या ददियाल ननियाल में किसी को ब्लड प्रेशर है, तो चांसेस है कि जो इनका लेवल है इसमें ब्लड प्रेशर होगा। आइडियली जो ब्लड प्रेशर होना चाहिए एक जवान बंदे का जो इनकी उम्र है उसमें होना चाहिए वो 120-80, 130-80 के करीब होना ठीक चाहिए। है। कोशिश ये करें कि उसके नज़दीक रखें। और इनको ये नहीं इन्होंने बताया कि जो इजी डे है इन्होंने 90 पे शुरू की थी या 90 से ऊपर गया था या ऊपर वाला ज़्यादा ब्लड प्रेशर गया था तब इन्होंने इजी डे शुरू की थी। अदरवाइज देखें जो इनका है ना 130-90 या 140-90, और इसके लिए अभी फ़िलहाल दवाई की ज़रूरत नहीं ठीक है। है। मैं चाहूँगा कि ये वाला ये काम करें कि वज़न अपना कम करें, हाँ। डेली आधा घंटा वॉक करें, अपनी खुराक में नमक कम इस्तेमाल करें। घर वालों को कहें कि हांडी में थोड़ा नमक डालें, आटे चाय में नमक ना हो, और नमक वाली कोई चीज़ ना खाएं, किसी चीज़ के ऊपर नमक लगा के ना खाएं। कोई नमकीन चीज़ जैसे चिप्स विप्स होते हैं और बाजार से कोई चीज़ लेते हैं उससे भी ब्लड प्रेशर चला जाता है। तो सिर्फ यही चीज़ें करने से और अपनी नींद 6 से 8 घंटे पूरी करें, बगैर दवाई के इनका ब्लड प्रेशर 120-80, 130-80 पे आ जाएगा। और अगर इन्होंने इजी डे से ज़्यादा ब्लड प्रेशर तक शुरू किया है तो फिर तो जारी रखें। अगर इसी ब्लड प्रेशर पे इन्होंने इजी डे शुरू किया तो इजी डे को बंद करें। साथ ये मैंने जो चीज़ें एहतियातें बताई हैं, शुगर का, इसका नमक का कम इस्तेमाल, एक्सरसाइज इनकी होनी चाहिए, 6 से 8 घंटे नींद होनी चाहिए, तो ये वो वेट कम करें तो इनका ब्लड प्रेशर इसके साथ बगैर दवाई के और नीचे बता आ भी जाएगा। रहे हैं कि जब इन्होंने वो शुगर चैलेंज किया तो इनका जो ब्लड प्रेशर था वो काफ़ी बेहतर हो गया था। यहाँ पर कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं?
वालेकुम सलाम मैडम साहब, मैं हासिलपुर से बोल रहा हूँ, मोहम्मद इकबाल। जी सवाल पूछें। मेरी वालदा है, उसकी उम्र 70 साल है, उसकी बैटरी का मसला आ रहा है। कब डलवाया था? ठीक है। डॉक्टर कहते हैं बैटरी डलवाएं। अच्छा ठीक है, ये कब डलवाया था उनको? तकरीबन पिछले माह हमने उसका टेस्ट करवाया है। अच्छा पिछले माह डलवाया है और बैटरी जो है उसकी वीक हो गई है? नहीं बैटरी नहीं डलवाई, वो कमजोर है उसका, तो नहीं डलवा सकते बैटरी उसकी। अच्छा ठीक है। पहली दफा कब डला था? ठीक है, पहली दफा कब डलवाया था? कुछ भी नहीं डलवाया उसको। सर डलवाया ही नहीं है, वो कह रहे हैं कि डलवाने की शायद जरूरत है, ये कहना चाह हाँ, रहे हैं। डलवाने की जरूरत है तो डलवा लेना चाहिए, फिर जी। डलवा लेनी चाहिए बैटरी। अगर डॉक्टर ने आपको मशवरा दिया है कि बैटरी की जरूरत है और उनका दिल की रफ्तार कम है, हार्ट ब्लॉक हो गया, तो फिर बैटरी की जरूरत होती है, फिर डलवा लेना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। ठीक है सर, ये कौन कौन से हार्ट ब्लॉक्स होते हैं जिनमें बैटरी की ज़रूरत पड़ती है? और हम इनका सवाल सही से समझ नहीं सके। ये कहना चाह रहे थे कि इनको पेस मेकर का कहा गया है, उसको ये बैटरी कह रहे थे। उसमें से मैं, ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है। आई थिंक जो लोग प्रोग्राम ये देख रहे हैं उन्हें देखना चाहिए। कई दफ़ा हमारे पास मरीज आता है और उसका दिल की रफ्तार स्लो हो जाती है, 30-40 पे चली जाती है, और हम देखते हैं ईटीटी पे, ईसीजी पे, तो हार्ट ब्लॉक आ रहा होता है, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक आ रहा होता है। उसमें से कई दफ़ा जो दवाइयां खा रहे होते हैं उसकी वजह से होता है, जिसमें ज्यादातर बीटा ब्लॉक कर दें या कैलॉन ऐसी, या डाइजॉक्सिन गोली कोई खा रहे हैं, ऐसी गोलियां खा रहे हैं तो हार्ट रेट स्लो होता है। फिर हम उसे हफ्ता 2 हफ्ते देते हैं, उस दवाई को बंद करते हैं कि क्या ये हार्ट रेट वापस अपनी जगह पे चला जाता है कि नहीं चला जाता। अगर दवाई बंद करने से अपनी जगह पे चला जाए फिर बैटरी की जरूरत नहीं है। ठीक है। बैटरी अगर 2 हफ्ते के बाद भी उसका हार्ट ब्लॉक रहता है और 30-40 पे हार्ट रेट रहता है और हार्ट ब्लॉक रहता है, फिर बैटरी की जरूरत होती है। तो ये देखना ये है कि ये पहले डॉक्टर साहब को, जो अगर कार्डियोलॉजिस्ट ने एडवाइस किया इन्हें कि हार्ट ब्लॉक है, लेकिन उसने दवाइयां देखी हैं, ये दवाइयां कौन सी खा रहे हैं, और दवाइयां बंद करके उसने देखा है कि बंद करने के बावजूद 2 हफ्ते के बाद इनका हार्ट रेट स्लो रहता है, फिर शायद बैटरी की जरूरत हो। अगर ये दवाई बंद करने से ठीक हो जाता है तो फिर बैटरी की जरूरत नहीं। ठीक है, ये बड़ी अच्छी आपने जो है वो बात की कि डॉक्टर को ये चेक करना चाहिए कि कहीं दवाइयों की वजह से तो नहीं हो रहा। यहाँ पर कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम जी, मैं अब्दुल कदीर बात कर रहा हूँ मरदान से। जी कदीर साहब सवाल पूछिएगा। पहले तो डॉक्टर साहब को मेरा सलाम कीजिएगा। वालेकुम सलाम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, अभी नंबर आपका बहुत तकलीफ से मिल गया है, लेकिन बहरहाल इस तरह है ना कि मेरी बीवी है, उसकी एज तकरीबन 39 ईयर है। ठीक है। और वेट तकरीबन 39 ईयर है। और वेट जो है उसकी 75 kg है ना। ठीक है। तो पिछले दिनों उसका बीपी जो था वो 180-120 पे चला गया था। ओहो, ये तो बहुत ज्यादा है। तो फिर मैं उसको इमरजेंसी लेके के अस्पताल में, उनकी इमरजेंसी ट्रीटमेंट तो हो गई है, लेकिन कल जो कार्डियोलॉजिस्ट था उसके पास लेके किया था, तो उन्होंने, अभी तो ब्लड प्रेशर उनका नॉर्मल है, 130/90 है तकरीबन। ठीक है। और उन्होंने एक्सटोर 580 वो एक दवाई लिखी है, और रिवोट्रेल, अच्छा ये एंजाइटी के लिए, और सेलवेक्स। ठीक। तो डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि अभी भी वो कहते हैं कि मेरे दिल के ऊपर बोझ सा है, दिमाग के ऊपर बोझ सा है, लेकिन ब्लड प्रेशर चूंकि नॉर्मल है, शुगर का टेस्ट भी उन्होंने कल किया था वो भी नॉर्मल है। तो डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि ये जो दिल की धड़कन या जो बोझ सा होता है या बोझल जो होती है तबीयत, के लिए क्या करें? अच्छा, दिल के टेस्ट हुए कोई इनके? कल ECG भी होता, वो भी नॉर्मल है। अच्छा ठीक है। शुगर का टेस्ट भी हुआ है, वो भी नॉर्मल है। ठीक है। खानदान में किसी को दिल का मसला है? वो तो होता है, ये ब्लड बीपी का मसला तो है, लेकिन ये बहुत ज्यादा हो गया था। अच्छा ये बताइए कि इस वक्त कोई परेशानी थी उनको, कोई लड़ाई वगैरह तो नहीं हुई थी जिसकी वजह से इतना? नहीं हुई थी, मेरी साथ बैठी है, अगर आप उनसे पूछ चले आपने बता दिया, बहुत शुक्रिया। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। जी जी ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी सर, इनको बोझ सा महसूस हो रहा है और एंजाइटी भी है, रिवोट्रिल इनको डॉक्टर ने दी है, क्या तो उसमें एक जो इनका सवाल था जिसपे ये परेशान थे कि बीवी को एक बोझलपन सा रहता है, सर दर्द रहता है, वो दवाई की वजह से रहता है। जो एक्स्ट्रा ये गोली ले रहे हैं उसमें 580 जो 2 दवाइयां इसमें है, तो जो 5 मिलीग्राम वाली दवाई है उससे कई लोगों का सर बोझ हो जाता है, सर दर्द होता है, कुछ दिन रहता है पर आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाता है। लेकिन इसने ब्लड प्रेशर अच्छा कंट्रोल कर लिया और रिवोट्रिल ये और दोनों चीज़ें देते रहे, उम्मीद है कि इंशाल्लाह इनकी तबीयत ठीक होगी। लेकिन अगर 2-4 हफ्ते के बाद भी सर पे बोझ या सर दर्द रहता है और हमेशा ये परेशान रहती हैं कि मेरा सर भारी भारी रहता है,
फिर जो है एक्स्ट्रॉर को बदलना पड़ेगा, उसमें जो 5 मिलीग्राम वाली डोज है वो बंद करनी पड़ेगी और दूसरी कोई दवाई शुरू करनी पड़ेगी। और उसमें जो दिल की धड़कन भी इस दवाई की वजह से होती है, उसके लिए कोई ना कोई बीटा ब्लॉकर जैसे कॉनकोर होगी 2.5 मिलीग्राम साथ शुरू कर दें, लेकिन डॉक्टर के मशवरे से शुरू करें। और ये जो दवाई इन्होंने शुरू की है, इससे सर दर्द और बोझलपन होता है, लेकिन ब्लड प्रेशर का कंट्रोल रहता है। अगर हफ्ता 2 हफ्ते इंतजार कर लें, उसके बावजूद ये बोझलपन अगर जारी रहे तो फिर इन्हें मेडिसिन जो है वो चेंज करनी अच्छा पड़ेगी ब्लड सर, प्रेशर ये की। भी हो सकता है कि कोई डिप्रेशन की वजह से इनको ये बोझलपन सा महसूस हो रहा हो, अगर वो दवाइयों की देखिए वजह वो तो से है, लेकिन एक जब वजह एक हमारे सामने ऑब्वियस है, एक दवाई है जो ठीक ये है। करती है, तो पहले तो उसको देखें, ठीक उसके है। बाद फिर हम देखें जी कि कोई डिप्रेशन एंग्जाइटी वाला इशू है कि नहीं। और रिवोट्रेल तो ले ही रही है, तो वो चीज जो इन्हें तंग करती है, वो दवाई जो इन्हें तंग करती है, उसको बदल देना चाहिए। ठीक है, यानी कि हम हमेशा से ये बताते हैं कि अगर आपको सीने में बोझ महसूस हो रहा है तो आपने बाकी रीजंस के बारे में बाद में सोचना है। पहले दिल को रूल आउट कर लिया आपने, मेक श्योर कर लिया कि पेशेंट की जो कार्डियक हेल्थ है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं है, तो फिर बाकी चीज़ें जो हैं उनको हम एडजस्ट कर सकते हैं। सर, बहुत सारे लोगों को ओल्ड एज में वाल्व लीकेज स्टार्ट हो जाती है, इसका मैं आपसे जवाब लूंगी, लेकिन यहाँ पर कॉलर है, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम जी, नाम बताइएगा, सवाल पूछिएगा। मैं मर्दान से बोल रहा हूँ। ये निसार नाम है, उम्र जी 63 है, और वो नमाज पढ़ते वक्त मुझे थोड़ी सी तकलीफ होता है जब रुको में जाता हूँ। अच्छा, ठीक है। जाता हूँ ना तो थोड़ा सी हल्का सी तकलीफ होता है। दो किस साइड पर होती है तकलीफ आपको? सीने में होती है, किस साइड पर? लिप साइड पे, छाती में। अच्छा, ठीक है। आपने कोई टेस्ट वगैरह करवाए हैं दिल के? इस वगैरह 2003 में 1 जनवरी में 4 जनवरी तक हॉस्पिटल में बैठ रहा, लेकिन उन लोगों ने सारे टेस्ट किया, सही आता। अच्छा, खानदान में किसी को दिल का मसला है? नहीं, ऐसा तो कुछ है नहीं अभी। शुगर तो नहीं है आपको? वजन तो नहीं ज्यादा? नहीं, वजन भी 80 है तकरीबन, हाइट 6 फुट है। तंबाकू नोशी तो नहीं करते? सिगरेट पीता हूँ। सिगरेट पीते हैं? कब से पी रहे? ये तकरीबन 82 से। अच्छा, ठीक है। और कितने पीते हैं दिन में? ये अभी तो तकरीबन 2-3 पीता हूँ, ज्यादा नहीं। अच्छा, ठीक है। ठीक है, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी सर। स्मोकर हैं और कहते हैं कि जब रुकू की हालत में जाता हूँ उससे तकलीफ होती है। इन्हें चाहिए, एज ऐसी है जिसमें हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है और स्मोकर भी हैं, और फैमिली हिस्ट्री का उन्होंने नहीं बताया कि उनके वालदैन बहन भाई किसी को दिल की तकलीफ है कि नहीं है। इन्हें चाहिए कि अपने दिल के सारे टेस्ट करवा लें, जिसमें ब्लड के टेस्ट हैं, लिपिड प्रोफाइल है, शुगर है, किडनी के टेस्ट हैं, यूरिक एसिड है, वो करवा लें। एको और ईटीटी अपनी ज़रूर करवा लें। अगर वो नॉर्मल आ जाते हैं तो फिर फिक्र वाली कोई बात नहीं। और वॉक, अपनी एक्सरसाइज रोज़ाना की आधा घंटा डेली ये वॉक कर लें। और ख़ुराक में ये कोशिश करें कि सब्ज़ी और दाल का ज़्यादा इस्तेमाल हो, गोश्त का कम इस्तेमाल हो, और सिगरेट बंद कर दें। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस टेलीफोन कॉल का आपको ये फ़ायदा होना चाहिए कि हमने जो आपको मशवरा दिया कि आप सिगरेट बंद कर दें, तो आज से आप सिगरेट बंद कर दें। इंशाल्लाह आगे फ्यूचर में आपकी सेहत जो है वो ठीक रहेगी। सर, अगर इंसान इरादा कर ले तो फिर कोई भी चीज़ जो है वो नामुमकिन नहीं है। अल्लाह ताला ने इंसान को इतना अडेप्टेबल बनाया है कि इंसान कुछ भी कर सकता है। केटू सर कर सकता है तो फिर सिगरेट क्यों नहीं छोड़ सकता? ये मुझे समझ नहीं आती, लेकिन वाकई ये एक मुश्किल काम है, नो डाउट, लेकिन किया जा सकता है। बहुत सारे लोग हैं जब वो एक दफ़ा डिसाइड कर लेते हैं कि उन्होंने सिगरेट छोड़ना है तो वो फिर आराम से छोड़ भी देते हैं। सर, वाल्व लीकेज का मैं आपसे पूछ रही थी कि ओल्ड एज में बाद लोगों को स्टार्ट हो जाती है, तो क्या ये नॉर्मल है? इसके क्या टेस्ट होते हैं? इसकी क्या अलामात होती हैं? देखिए, वाल्व लीकेज जो है वो एक होते हैं जो कि सिग्निफिकेंट होते हैं। कई कुछ बच्चों को पैदाइशी तौर पे वाल्व लीकेज होते हैं या वाल्व बंद होते हैं। कुछ बच्चों को रिमेटिक हार्ट डिजीज से, जो रिमेटिक फीवर है, वो जो कि बचपन में 5 से 15 साल की उम्र में वो होती है, बीमारी पता नहीं चलता, जोड़ सूजते हैं, बुखार होता है, उसका जोड़ों पे असर होता है, दिल के वाल्व के ऊपर असर होता है, और वो असर पता नहीं चलता, वो ख़राब करते करते वाल्व को या सुकेट देता है या फिर उसमें लीक होना शुरू होता है। एक तो वो रिमेटिक हार्ट डिजीज है। तीसरा ये होता है कि आपको कहीं हार्ट जो बीमारी है, जैसे मायोपैथी होगी, तो उसमें फंक्शनल जो है कुछ वाल्व जो है ख़राब होते हैं, जैसे MR है, माइट्री रिगर्जिटेशन है, TR है, वो हो जाता है। और कुछ को जो कि माइल्ड सा एआर्टिक रिगर्जिटेशन या माइट्री रिगर्जिटेशन वाल्व लीक होना शुरू होता है, जिसका कोई सिग्निफिकेंस कोई नहीं होता। ठीक है। लेकिन हम उसको एको जब करते हैं तो एको में मेंशन कर देते हैं। वो अच्छा होता माइल्ड MR है या माइल्ड सा लीकेज होता है किसी वाल्व का,
लेकिन मरीज उसको दिल के साथ लगा देता है। वो कहता है जी मेरा वैल्व लीक कर रहा है, उसे कहते हैं यार ये वैल्व मेरा भी लीक कर रहा होगा, इसे लिफ्ट ही ना कराओ ठीक, लेकिन उसके ज़हन में घुस जाता है कि मेरा वैल्व लीक है, मुझे ऑपरेशन की जरूरत तो नहीं होगी, नया वैल्व तो नहीं डलवाना पड़ेगा। और वो नॉर्मल लोग, जरा सा कुछ होता वो है तो नॉर्मल फिर वो लोग ये भी होते बताते हैं कि हाँ। मेरा वैल्व लीक उन हो रहा है। नॉर्मल को हम एक गलत स्टेटमेंट दे के एबनॉर्मल बना देते हैं और ज़हनी तौर पे वो बीमार हो जाते हैं। तो ये आई थिंक डॉक्टर्स के लिए बड़ा ज़रूरी है कि मरीज को कितना बताना और कितना नहीं बताना। उसे बताना है जी वैल्व एक लीक होता है, ये नॉर्मली फंक्शनल आ जाता है, MR आ जाता है, ये आ जाता है, इस पर फिक्र करने वाली कोई बात, अपने आप को नॉर्मल ही समझे आप। तो ये वाली चीज़ें जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप पेशेंट से कम्युनिकेट कैसे करते हैं, पेशेंट को कितना बताते हैं और कैसे बताते हैं। हाँ। अगर आप डराने के हिसाब से बताते हैं तो वो भागता रहेगा। एक माइल्ड MR जो एक नॉर्मल बंदा है वो हर डॉक्टर के पास भाग रहा होगा कि मुझे बताएं जी मेरा वैल्व लीक करना शुरू हो गया, इसका क्या इलाज है, मैं ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो उसे बताना पड़ता है आप नॉर्मल हो यार, आपको कोई ऑपरेशन नहीं करवाना पड़ेगा, आपकी सारी उम्र ऐसी अच्छी गुजरेगी और नॉर्मल गुजरेगी और किसी किस्म की कोई इलाज की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, जब लीकेज हो ओल्ड एज में जो होता है, कई दफा आपको हार्ट अटैक हुआ, उसका असर हुआ, कॉम्प्लिकेशन हुई, तो आपका वैल्व लीक होना शुरू हो गया, आपका हार्ट बढ़ गया, उससे जो है वो फंक्शनल जो है वो लीकेज होना शुरू हो गया। वो हम देखते हैं कि कितनी लीकेज है। अगर सिवियर लीकेज है और हार्ट को वो बढ़ा रही है या उसको डायलेट हो रहा है हार्ट, तो फिर होता है कि क्या इसका ऑपरेशन करवाया जाए या ना करवाया जाए। और अगर वो डैमेज नहीं कर रहा और एक ओल्ड एज है और दवाइयों के साथ चला सकते हैं तो दवाइयों के साथ फिर चलाए रखें और खामखा वो मैं जो पंजाबी में कहते हैं ना पंगा नहीं लेना चाहिए, वो इसलिए दवाइयों से के साथ वो चलते रहे। और अगर कोई ऑपरेशन का कहे कि ये आपको ऑपरेशन की जरूरत है, फिर कोशिश ये करनी चाहिए एक या दो और ओपिनियन जरूर हाँ, ले ये लेनी मैं चाहिए, भी कहना ताकि वो ओपिनियन जब सारे कन्विंस हो, कंसेंसस हो कि नहीं ऑपरेशन करवाना चाहिए, फिर करवाएं। अगर कोई भी कहे जी कि कहे नहीं जरूरत है तो फिर नहीं करवाना चाहिए। यहाँ पर कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ जी, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। मैं बारका तारिक कोयटा से बात कर रही हूँ। जी, सवाल पूछें। हाँ जी, मैंने डॉक्टर साहब से ये जनरली मेरा सवाल है, मैंने कहना था कि डॉक्टर साहब जब तक हम कॉज पे नहीं जाते हैं हार्ट की बीमारियों के, उस वक्त तक हम इस पे काबू नहीं पा सकते। तो मैं जनरल रहनुमाई के लिए सबके डॉक्टर साहब की बात चूंकि सब सुनते हैं और अमल करते हैं अल्लाह के फजल से, तो ये कहना है कि फूड पॉइंट जगह जगह पे, और रात कराची में आप चले जाएं, लाहौर में आप चले जाएं, डॉक्टर्स का तो काम बढ़ता रहेगा, हार्ट वाले डॉक्टर्स का, जब तक ये इन पे काबू नहीं पाया जाएगा। तो डॉक्टर साहब ये रात को 12 बजे 1 बजे तक बाहर बैठे लोग खाना खा रहे होते हैं। उस दिन मेरी गाड़ी खड़ी थी कबाब बनाने वाले के सामने, जो बंदा कबाब लेने आ रहा था उसके हाथ में दवाइयों का शॉपर था। अच्छा। तो मुझे बड़ी हैरत हुई है इस बात से, तो मैं कह रही थी कि डॉक्टर साहब प्लीज इसके ऊपर जरूर कुछ कहें। ये हम लोग अपना बेड़ा गर्क कर रहे हैं, अपनी नस्लों को तबाह कर रहे हैं हम लोग। बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने रेस किया है। हम बहुत खुश हैं कि आपने हमें कॉल किया और हमारी तवज्जो और आवाम की तवज्जो इस तरफ दिलाई। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी सर, देखें आई थिंक बड़ी इन्होंने मजे की बात की है कि कबाब भी ले रहे हैं और साथ साथ दवाई भी खा रहे हैं। ये हमारा जो प्रोग्राम उसी के मतलब हाँ। अवेयरनेस एंड एजुकेशन। देखिए हमने पब्लिक को एजुकेट करना है। अब पब्लिक की मर्जी है वो खाए या ना खाए। जब आपका मर्जी हो कि आपने खुदकुशी करनी है तो आप किसी की खुदकुशी को रोक सकते हैं, वो नहीं रोक सकते। हमारा काम है आपको बताना कि ये चीज़ें करने से आपकी सेहत को नुकसान पहुंच सकता है, आपको हार्ट अटैक हो सकता है, आपको ब्लड प्रेशर हो सकता है, शुगर हो सकती है, कैंसर हो सकते हैं। अगर आप ये सादा खुराक रखेंगे तो आपको नहीं, कभी कभार खाने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोगों का ऐसा है कि उनकी वो ऐसी अर्ज होती है खाने की कि वो बेशक बीमारी के साथ भी कहते हैं ठीक है शहीद हो जाएंगे, मर जाएंगे, खाना जरूर है। ये जो एटीट्यूड है, इस एटीट्यूड को ठीक करने की जरूरत है। और ये हमारा इस प्रोग्राम का मकसद है और ये क्रेडिट जाता है PTV को, क्रेडिट जाता है कि हम ये प्रोग्राम चला रहे हैं और लोगों को एजुकेट कर रहे हैं कि क्या आपके लिए अच्छा है, क्या आपके लिए बुरा है, चॉइस आपकी है कि आप क्या करना चाहते हैं। हम किसी को पुश नहीं कर सकते, किसी को ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं कर सकते, हम उन्हें एजुकेट कर सकते हैं। आगे उनकी मर्जी है वो उस पर अमल करें या ना करें। देखें हमारे इतने मसाइल हैं, माशी इतने मसाइल हैं, हमारे जो समाजी इतने मसाइल हैं कि वो मसाइल से जान छुड़ाना बड़ा मुश्किल है। और एक बीमारी वाला मसला और खर्चे वाला एक और मसला गले में हम डाल लेते हैं। हमें पता है इस बीमारी से हम बच सकते हैं अगर हम एहतियात करें, हमें पता है कि हम वजन कम करेंगे, पैदल चलेंगे और इस तरह का खाना नहीं खाएंगे तो हम बीमारी से बचे रहेंगे, फिर भी हम करते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि ये रवैये जो है वो चेंज होने की ज़रूरत है। और फिर उसके बाद कहें लोग 30, 35, 40 साल में हार्ट अटैक के साथ आ रहे हैं। एक फैमिली 5 बच्चे 8 बच्चे हैं जिनको पालना भी है, उनको कौन पालेगा? आप चले गए तो कौन पालेगा? पीछे से बीवी जो है वो ख्वार हो जाएगी, बच्चे ख्वार हो जाएंगे, वो रुलते फिरेंगे। और ये जब आपकी शादी करते हैं और आप बच्चे पैदा करते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है कब्र तक कि आपने उन बच्चों की देखभाल करनी है, उनकी नश्व-ओ-नमा, उनकी तालीम, उनकी सेहत का ध्यान करना है। और कोशिश ये करनी है कि आपकी जिंदगी में बच्चे
एजुकेट हो जाए, बड़े हो जाए और अपने अपने पाँव पे खड़े हो जाए। और अगर आप उन्हें ऐसे छोड़ के जाते हैं तो ऊपर भी उसी की सजा मिलेगी कि जब आपको पता था कि आपकी सेहत खराब होगी, आपकी जान चली जाएगी, तो आपने अपनी सेहत का क्यों नहीं ध्यान रखा, उन बच्चों के लिए अपनी सेहत का क्यों नहीं ध्यान रखा, वो जो पीछे फैमिली छोड़े जो आपकी जिम्मेदारी थी उनका क्यों नहीं आपने ध्यान रखा। सर यहाँ पर कॉलर हैं, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम, मिस गुलनियाज अर्ज करता हूँ पेशावर गुलबहार से। जी, सवाल पूछे। मेरी एज है 47। ठीक है। और 5-6 महीने पहले मुझे पेन हो रहा था दिल का। अच्छा। तो मैं डॉक्टर के पास गया हूँ, फिर मैंने सारा ECG को करवाया, फिर बिल्कुल वो ठीक आया। फिर थोड़े अरसे बाद 1 महीने बाद दोबारा मुझे पेन शुरू हो गया। ठीक है। तो दोबारा उसी डॉक्टर के पास गया, उसने दोबारा ECG, इको और ETT तक कराया, तो वो सारा ठीक आया। ठीक है। लेकिन मेरी फैमिली हिस्ट्री इस तरह है कि मेरे बड़े भाई को एक दफा अटैक हुआ और उसको एक स्टेंट लगा हुआ है। तो फिर मैंने इसोमेप्राजोल शुरू किया, उससे फिर मैं काफी ठीक रहा हूँ। लेकिन 2-3 महीने बाद दोबारा मुझे उसी तरह पेन शुरू हुआ है। अच्छा, तो ठीक है। दोबारा उसी डॉक्टर के पास गया हूँ, तो उस डॉक्टर के पास गया हूँ, फिर उसने ब्लड प्रेशर वगैरह चेक किया। ब्लड प्रेशर 140, 142 वो इस तरह रहता था भाई 90। अच्छा, ब्लड प्रेशर की दवाई इस्तेमाल करते हैं कोई या नहीं? नहीं कर रहा था, तो उस टाइम से फिर उसने शुरू करवाया है। ठीक है। वोल्टेक के नाम से। अच्छा, वॉक वगैरह करते हैं और वजन तो नहीं ज्यादा? नहीं, वजन भी इतना ज्यादा नहीं है। डॉक्टर साहब ने कहा है कि थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि 83 मेरी वजन है। अच्छा, ठीक है। सर आप कुछ जी जी, पूछना अच्छा चाह रहे मुझे थे? ये बताएं कि आपको ये दर्द किस वक्त होता है, चलने पे होता है या बैठे बिठाए होता है, या कोई काम काज करने पे होता है? नहीं सर, लेटने पे होता है। जब मैं लेट जाता हूँ तो अक्सर मुझे हो जाता है, बाकी काम करने से या चलने फिरने में नहीं होता। अच्छा, ठीक। आपके जो भाई जिनको हार्ट अटैक हुआ था उनको भी ऐसे ही दर्द होता था या उनको भी चलने फिरने पे होता था? नहीं, उसको कोई दर्द वगैरह नहीं था, वो उसको अचानक सर हुआ है। जी, फिर मेरी आपको ये मशवरा है कि आप अपना अगला जो टेस्ट है वो जरूर करवा लें ताकि शक निकल जाए, क्योंकि आपकी बड़ी स्ट्रांग फैमिली हिस्ट्री है। वो है कि या तो CT एंजियोग्राफी करवा लें या एक प्रॉपर एंजियोग्राफी करवा लें। अगर CT एंजियोग्राफी में नालियां आपकी साफ आ जाती हैं तो फिर आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया। लेकिन जब मैं डॉक्टर साहब की मेडिसिन यूज कर रहा हूँ, उसमें लिब्रेक्स, वोल्टेक 40 मिलीग्राम और ईसो, तो इससे मैं बिल्कुल ठीक रहा हूँ। लेकिन मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि ये वोल्टेक 40 मिलीग्राम में कंटिन्यू रखनी है, इसको बंद करो सर। नहीं, वो बेशक आप कंटिन्यू करें, लेकिन ये CT एंजियो जरूर करवा लें ताकि बार बार आपके डॉक्टरों के पास चक्कर बंद हो जाए। सर थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। जी सर, देखें कि किस तरह से है कि आप टेस्ट भी करवा रहे हैं और उसके बावजूद आपको दर्द आ रहा है, तो हम यहाँ पर हमेशा से अपने नाज़रीन को बताते हैं कि आपने जो है वो अपने जहन में से ये चीज़ जो है निकालनी है और उसके लिए आपने डिफरेंट डॉक्टर्स के पास जाना है, टेस्ट करवाने हैं, क्योंकि इनकी फैमिली हिस्ट्री भी स्ट्रॉन्ग है, फिर दर्द भी आ रहा है इनको, तो हम चाहते हैं कि रूल आउट हो जाएँ। देखिए, होता ही है कि कई दफ़ा मरीज़ अपने दर्द को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बता नहीं सकता कि किस वक्त दर्द होता है, कैसा दर्द होता है, और कई दफ़ा उसे प्रॉब्लम होता है और टेस्टों में नहीं आ रहा होता। ठीक है। तो इसलिए ये जो 2 टेस्ट है, CT एंजियोग्राफी या एंजियोग्राफी, ये श्योर शॉट टेस्ट है जो आपको बताता है कि ब्लॉकेज है कि नहीं। अगर ब्लॉकेज नहीं है तो वो पेन किसी और वजह से होगा, फिर बार बार दिल के अस्पताल में इमरजेंसी में जाना बंद कर दें। दैट मीन्स आपका हार्ट नहीं है, वो हो सकता है मस्कुलर पेन हो। और ये जो रोजाना 2 बजे रात को उठ के जाएं, इमरजेंसी में जाए, ये आपको पता होता है कि हार्ट नहीं है, अब मुझे भागने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, कार्डियोमायोपैथी की आपने बात की कि बहुत दफ़ा हो जाती है, अगर आपको हार्ट अटैक हुआ है तो उसके बाद भी हो जाती है। यहाँ पर कॉलर हैं, पहले उनको ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं अब्दुल बात कर रहा हूँ, मुजफ्फराबाद अठनी वाला। जी सवाल पूछिए। अच्छा मैडम, डॉक्टर साहब मेरा सवाल ये है कि अक्सरियत में मेरी हार्ट बीट तेज रहती है, मैंने ECG वगैरह सब कुछ करवाई है, वो सब कुछ ठीक आ रही हैं, और बाजू में या हाथों की उंगलियां कभी कभी सुन हो जाती हैं। अच्छा। तो अभी मैंने रमजान से पहले लिपिड प्रोफाइल भी करवाया था, कोलेस्ट्रॉल मेरा था तकरीबन 320। अच्छा, ठीक है। उसमें टोटल कोलेस्ट्रॉल था 170, ट्राइग्लिसराइड था। अभी जो दोबारा करवाया 1 माह के बाद ये 395 है, HDL 60 है और LDL 109 है। अच्छा, एज क्या है आपकी? 42। अच्छा, ठीक है। खानदान में किसी को दिल का मसला है? नहीं, ननिहाल में है, ददियाल में नहीं। अच्छा, ठीक है। शुगर तो नहीं है आपको? तेज होती है? नहीं, बाकी ये है कि बस कुछ डकार वगैरह जब आते हैं तो वो फिर रिलैक्स हो जाता है। अच्छा, ठीक है। हार्ट बीट कितनी होती है आपकी जिसको आप तेज कह रहे हैं? बस हाथ से मैंने इसका तो नहीं, हाथ से अंदाजा लगता है कि 2। अच्छा, ठीक है। आपको महसूस होता है? साथ क्या सांस भी उखड़ता है?
नहीं, सांस नहीं फूटते इतना, बस डकार वगैरह आ जाते हैं, उसके बाद थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। अच्छा ठीक है सर, कुछ पूछना चाहेंगे या जवाब देंगे? जी जी, लास्ट कॉलर है हमारे, बहुत शुक्रिया आपने कॉल हमारे किया। बहुत सारे मरीज जो हैं जिसका इनकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है और उनका फैमिली हिस्ट्री है, ननियाल की तरफ से फैमिली हिस्ट्री है, तो ये कुछ लोगों को सीने में दर्द नहीं होता, उन्हें डकारें ज़्यादा आती है और जो इन डकार आता है तो उन्हें रिलीफ मिलता है, वहाँ उन्हें आराम आ जाता है। डकार भी जो है कई दफ़ा दिल की दर्द की एक या दिल के मर्ज की एक निशानी होती है। जिन लोगों को डकारे आए और डकारों के बाद आराम आ जाए, इसका मतलब ये है कि अंजाइना उनका ठीक हो गया है। जब आपको ऐसा मसला हो तो ज़ुबान के नीचे गोली रख के देखें कि आपकी डकार वगैरह ठीक हो जाती है, फंसी डकार जो है ठीक हो जाती है कि नहीं। ये भी अंजाइना, इसको भी एक अंजाइना कहते हैं। तो इनको ये चाहिए कि अपना एको ईटीटी करवा लें और इसको दिल की मर्ज ही समझें और दिल का मर्ज समझ के इसका इलाज करें जब तक साबित ना हो जाए कि इनका दिल का मर्ज नहीं। मैं चाहूँगा कि इनका भी अगेन सीटी एंजियो यानी एक एंजियोग्राफी करवा लेनी चाहिए। उससे हमें ये होता है कि ये टेस्ट करवाने से 100% बीमारी का पता चल जाता है कि नहीं है। अगर नहीं है तो फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अपनी खुराक ठीक करें, वॉक वगैरह करें और आपको इतनी दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि जब आप टेस्ट करते हैं पता चल जाए आपको दिल की नालियाँ बंद नहीं है तो आप बहुत सारी दवाइयाँ आपकी बंद हो जाती है और दवाइयाँ जो है जो गैर ज़रूरी आप ले रहे होते हैं उससे छुटकारा हो जाता है। सही सर, फाइनल मैसेज अगर आप देना चाहें आवाम को? जी, उसमें से आई थिंक आपका बीमारी होना और उसका ठीक होना या ना होना आपके हाथ में है। अगर हमारा ये प्रोग्राम देखें और उसमें देखें डूज एंड फॉलो करें कि यानी अपनी खुराक को ठीक करें जिसमें चिकनाई का कम इस्तेमाल हो, सादा खुराक रखें, चिकनाई वाली कम होनी चाहिए, 6 से 8 घंटे नींद पूरी करें, वॉक डेली करें, सिगरेट नोशी ना करें और कोशिश ये करें कि 6 से 8 घंटे आपकी नींद पूरी हो जाए और गैर ज़रूरी जो परेशानी है उसको मोल ना लें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे सर। जी नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारा फाइनल मैसेज ये है कि अगर आप बाहर जाकर खाना चाहते हैं तो ज़रूर खाएं, लेकिन हफ्ते में एक दफ़ा या महीने में एक दफ़ा, और उसके साथ साथ अपने आप को एक्टिव रखें, वॉक ज़रूर करें, बात ज़रूर करें, अपने जो ख्यालात हैं उनका इजहार करें, अपनी फीलिंग्स जो हैं अपने पार्टनर के साथ, अपने घर वालों के साथ ज़रूर शेयर करें। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।